Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. नींद नहीं खुली अभी तक? Okay, good morning, Yash. So let's continue our miscellaneous exercise on vector algebra. 1 to 6 we have done in the last session. बहुत धीरे चल रहे हैं तो आज थोड़े स्पीड पकड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करें. बट अब सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंदी भी है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के और इम्पोर्टेंट भी है. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. रेडी? Question number 7 is if vector A is given as this, if vector B is given as this, C. तो तीन वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म गिवन है. ठीक है, तो आपको क्या करना है साहब? एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि एक कोई चौथा वेक्टर है जो इन तीनों वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है. ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी प्लस थ्राइस ऑफ वेक्टर सी. इन तीनों वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से, अब वो कॉम्बिनेशन क्या है वो नीचे गिवन है. इससे बनने वाले वेक्टर, इससे कोई चौथा वेक्टर बन जाएगा, लेट से वेक्टर डी बन जाएगा. तो वेक्टर डी का भी आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी डी कैप चाहिए आपको. डी कैप इज योर फाइनल आंसर. तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये डिकोड करना हमको चाहिए क्या, तब जाके हम फिर वो काम करना शुरू करेंगे. ठीक है, तीन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाला चौथा वेक्टर और फिर चौथे वेक्टर का भी क्या? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर बोले तो डी कैप चाहिए. ठीक है, स्टार्ट करें. ओके, तो एक बार पता चल गया उसके बाद तो वेक्टर अलजेब्रा है क्या. देखा जाए तो वेक्टर अलजेब्रा जस्ट प्लस माइनस है. वेक्टर अलजेब्रा में है क्या? पूरे चैप्टर में प्लस माइनस गुणा कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे. बट वो पता चले किसको किससे प्लस करना है, किसको किससे गुणा करना है. सो द थ्री गिवन वेक्टर्स आर, the three given vectors are, we will write down the three given vectors, this, this and this. उसके बाद एक कॉम्बिनेशन से जो चौथा वेक्टर निकला हुआ है उसको हम मान लेते हैं डी. ओके, नाउ वेक्टर डी, वेक्टर डी इज इक्वल टू, और ये वेक्टर लिख दिया हमने जो भी कॉम्बिनेशन उसने बनाया, और हमने ये कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना शुरू कर देना है. तो ट्वाइस करना है वेक्टर ए का. क्या है वेक्टर ए? आई कैप, जे कैप, के कैप. ठीक है, ओके. अब जब अपन 3D में जाएंगे ना तो अपन देखेंगे एक्चुअली ये जो वेक्टर है ना, आई कैप जे कैप के कैप, ये एक्चुअली कुछ ही नहीं है. ये 3D में एक पॉइंट है 1,1,1. बस इतनी सी बात है. ये 3D में एक पॉइंट है 2,-1,3. मतलब एक पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करके बनाया हुआ वेक्टर है. ये 2,-1,3 को ओरिजिन से कनेक्ट करके बनाया हुआ वेक्टर है. और ये 1,-2,1 को ओरिजिन से कनेक्ट करके बनाया हुआ वेक्टर है. ठीक है, प्लस माइनस वेक्टर भी क्या है? ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप. और उसके बाद थ्राइस ऑफ वेक्टर सी करना है, 3 गुना कर दो. आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ जे कैप प्लस वॉट के कैप. ठीक है, कर दे इसको सॉल्व. तो इसको तो एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो. किसका कितना गुना हुआ फटाफट देख के देखो. आई कैप का दुगना हो रहा है तो -2 आई कैप कट गया है, तो 2 आई कैप -2 आई कैप कट गया, बचा क्या? ओनली 3 आई कैप. जे कैप कितने हो रहे हैं देखो, 2 जे कैप यहाँ पे हुए, माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप यहाँ पे हुआ, 3 जे कैप हो गए. तीन में से ये कितना हुआ? 3 -6. तो 3 - 6 गिव्स मी -3. बोलो, सही कर रहे हैं ना? ओके, 2 के कैप यहाँ पे हुए और फिर -3, तो 2 - 3 माइनस सिंगल, माइनस सिंगल में फिर हमने 3 के कैप जोड़ा तो +2 के कैप. तो ये फाइनली मेरा वो उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाला वेक्टर मिल गया, वेक्टर डी मिल गया, राइट. बट दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली नॉट द फाइनल आंसर. हमको क्या चाहिए था? यूनिट वेक्टर चाहिए था जो इसके पैरेलल हो. ठीक है, तो वो यानी कि हमको डी कैप चाहिए. नाउ अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, पैरेलल टू वेक्टर डी, पैरेलल टू वेक्टर डी, that is twice of vector A minus vector B plus thrice of vector C is given by, वेक्टर बी की डेफिनेशन भी दे दी हमने कि वेक्टर डी ऐसा है, इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए, उसको हम डी कैप से डिनोट करा देंगे. अब किसी भी वेक्टर का कैप कैसे निकालते हैं बोलो, बोलो. पूरा चैप्टर हो गया अब तो. उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. यस, सो वेक्टर डी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड.
तो चाहो तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डी पहले अलग से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो ऑन द गो भी निकाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़े कंपोनेंट्स नहीं है, 3 3 2 है, तो ऑन द गो भी निकल जाएंगे, और चाहो तो अलग से भी निकाल के आ सकते हो। 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप, लेट्स फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर है, देन वॉट, -3 का स्क्वायर है, देन वॉट, 2 का स्क्वायर है, फाइन। इसका रूट कर दो। सो 3, इसको एज इट इज लिखो, 3 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2 k कैप। 9 और 9 18, 18 और 4 22, √22। √22 फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, तो कर दो अलग अलग। 3 डिवाइडेड बाय √22 टाइम्स आई कैप, मैच करो आंसर, -3 डिवाइडेड बाय √22 टाइम्स जे कैप प्लस 2 डिवाइडेड बाय √22 टाइम्स के कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लेट्स गो टू द 8th वन। अब 8th एंड 9th दो क्वेश्चंस आ गए आपके सेक्शन फॉर्मूला के। क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th, ओके। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन तो कवर होगा ही होगा, ये दोनों आपके सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन। 8th रीड आउट करते हैं। शो दैट दिस आर कोलिनियर। अच्छा, दो क्वेश्चन है। पहले तो आप प्रूव कर दो कि ये कोलिनियर है। पहले तो आप प्रूव कर दो ये कोलिनियर, और कोलिनियर प्रूव हो जाए उसके बाद आप ये बताओ कि ये जो बी वाला पॉइंट है ये एसी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, यानी रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा है। सेक्शन फॉर्मूला में दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन, एक होता है रेशियो ऑफ डिवीजन। अगर रेशियो गिवन हो तो पॉइंट निकाला जा सकता है, अगर पॉइंट गिवन हो तो रेशियो निकाला जाए। तो ऐसे मानो ये पॉइंट गिवन है, ऐसे मानो ये पॉइंट गिवन है, तो आपसे रेशियो पूछा है। अच्छा, वन मोर थिंग, शायद हमने क्लास में डिस्कस करना इस चीज को भूल गए, कि सेक्शन फॉर्मूला इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल व्हेन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मान लो ये ए बी और सी एक लाइन में लाए कर रहे हैं, तभी ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि बी ए को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। नहीं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ये कोलिनियर है ही ना। लेट्स से दे आर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, तो ए बी सी ऐसे अगर पॉइंट है, तो अगर ये सवाल ही इनवैलिड हो गया कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करे, क्योंकि बी ए सी पे लाई नहीं करता, तो रेशियो में डिवाइड कैसे करेगा। ओके, तो इसीलिए देखो उसने पहले कोलिनियरिटी प्रूव करवाई है और उसके बाद रेशियो पूछा है। राइट, करेक्ट। ठीक है, पहले कोलिनियरिटी। चलिए जी, तो सबसे पहला काम कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं वो बताओ। 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी, वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर में कैसे प्रूव करेंगे बोलो। हम्म, बोलो रौनिक। इसका एरिया निकालोगे, काफी लेंदी प्रोसेस हो गया। वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में हम 3 पॉइंट्स को कैसे कोलिनियर प्रूव करें, बोलो दिया। देखो, ए बी सी कोलिनियर होंगे, आप एक कोई भी इनमें से एक पॉइंट कॉमन ले लो। लेट से मैंने बी कॉमन ले लिया, तो बी कॉमन लेके दो वेक्टर बनाइए, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी। अब अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। समझ आया। अब अगर ये दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो 3 पॉइंट्स भी क्या होंगे, कोलिनियर। और दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता हो, जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम हो, जब उसके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हो। समझ आ गए ना। पिक्चर स्टार्ट हो गई, आज लेट हो गया, ट्रेलर मिस हो गया। जल्दी बैठो। हाँ जी, द 3 गिवन पॉइंट्स। हाँ, तो देखा, कहा था ना मैंने, जितना लेट हम करते हैं ना उतना ही लेट हम होते हैं। अब ये 5 बजे के टाइम में करेक्ट टाइम पे आते हो आप, और 1 घंटा लेट किया तो उल्टा आज लेट हो। चलिए, सो 3 गिवन पॉइंट्स को वंश आप बताओ, वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करोगे। कोलिनियरिटी का मतलब पता है, जो एक ही लाइन पे हो। को प्लेनर होता है एक ही प्लेन पे, तो एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं, ऐसा कैसे साबित करोगे प्रियांशु। वेक्टर अलजेब्रा की दुनिया में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे। क्या निकाल के, डी आर निकाल के, ओके। और फिर जैसे डी आर निकाला, फिर डी आर निकाल के क्या चेक करेंगे, रेशियो, यानी प्रोपोर्शनल है या नहीं है। चल बैठ जा। सही बोला कहीं ना कहीं इसने। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे उससे कहीं ना कहीं आंसर मैच हुआ। हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट से बनने वाले दो वेक्टर्स बना देंगे। लेट से वेक्टर ए बी बना दिया मैंने, और वेक्टर बी सी बना दिया। अब अगर वेक्टर ए बी
एंड वेक्टर बी सी, ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। और वेक्टर्स कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स या स्केलर टाइम्स लिखा जा सकता हो, दैट मीन्स उसके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ओके, तो वो जो स्केलर कंपोनेंट्स है एक्चुअली डीआरजी तो है। जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर के, वो उसके डीआरस होते नहीं होते हैं। तो डीआरस को चेक करो या स्केलर कंपोनेंट चेक करो, एक ही बात है। तो अब अपन वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से वेक्टर ए बी बना लेते हैं एंड वेक्टर साथ में बी सी बना देते हैं। बोलो वेक्टर ए बी कैसे बनाओगे? 5 - 1 यानी 4 i कैप, देन 0 - -2 2j कैप, एंड देन व्हाट -2 - -8 यानी -2 + 8 यानी +6k कैप। देखो चीजें बड़ी आसान है, वेक्टर अलजेब्रा इज ए वेरी वेरी इजी चैप्टर, बट हमको पता होना चाहिए हमें करना क्या है। पता है तो बस जोड़ गुणा बाकी करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में। पर पता ही नहीं है कि ये जोड़ना है, ये घटाना है, ये बाकी करना है, तो फिर चैप्टर मुश्किल लगेगा ही लगेगा। तो 11 में से 5 गया तो 6 i कैप, 3 में से 0 गया 3j कैप। आगे बोलो 7 - -2 +9 k कैप। नाउ लेट अस सी कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। देखो 4/6 क्या होता है? 2/3। ये भी 2/3 और 6/9 भी 2/3। तो स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है ना, दैट मीन्स वेक्टर्स कोलिनियर है। और वेक्टर्स कोलिनियर है दैट मीन्स व्हाट? पॉइंट्स ए बी और सी क्या है? कोलिनियर है। देखो इधर देखो, दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? हमने क्या सीखा था? जब ये एक ही लाइन से पैरेलल बनाए जा सकते हो। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब ये एक ही लाइन से पैरेलल बनाए जाते। तो सपोज करो ये वेक्टर ए बी है और एक ही लाइन से पैरेलल बनाना है। सपोज करो ये वेक्टर बी सी है, मतलब इन दोनों को पैरेलल बनाना है। ओके, अब सुनना जो मैं कह रहा हूं। ये वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी को मैंने पैरेलल बना दिया इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में। तो अभी तो साबित नहीं हो रहा कि ये तीन पॉइंट्स कॉलिनियर है, लेकिन ध्यान से देखो ये दोनों पॉइंट्स तो सेम ही है। तो ये दोनों पॉइंट्स सेम है तो साहब इसको पैरेलल डिस्प्लेस करके इस वेक्टर को आगे फिट करूंगा मैं, क्योंकि पॉइंट सेम है ना वो दोनों। तो अब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुए या नहीं हुए? तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि दो वेक्टर्स कोलिनियर हों और उनका साथ में एक पॉइंट भी कॉमन हो तो वो तीन पॉइंट्स कोलिनियर। समझ गए क्या? लेट से ये वेक्टर ए बी होता और ये वेक्टर सी डी होता, चार अलग 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 पॉइंट्स होते, तब तो चारों पॉइंट्स कोलिनियर की गारंटी नहीं थी। लेकिन एक पॉइंट कॉमन हो गया ना, कॉमन हो गया तो उसको वहां पे फिट करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे या नीचे वाले को ऊपर। उससे वो तीन पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। समझ गई सारी थ्योरी? ओके चलो अब इसको राइट डाउन करते हैं। पहले हम दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर लिख देते हैं हेयर। अब देखो ए बी को बी सी का कुछ गुना लिख दो या बी सी को ए बी का कुछ गुना लिख दो, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो मुझे बताओ वेक्टर बी सी को मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें से 3/2 कॉमन लूं तो 6 में से 3/2 कॉमन लेने से 4 बनता है क्या? बोलो 6 में से 3/2 कॉमन लेना जरा, 4 बना। ठीक है, तो 3/2 कॉमन लेते ही 6 i कैप तो क्या बन गया? 4 i कैप। 3 में से 3/2 कॉमन लो, 3 ÷ 3/2 कॉमन लेने का मतलब समझते हो, डिवाइड कर दो। तो 2 ऊपर चला गया तो +2 j कैप। एंड देन व्हाट? 9 में से 3/2 कॉमन लो, 9 ÷ 3/2 करो जरा, 6k कैप। तो आप देखो साहब इसको 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी लिखा जा सकता है, यस और नो? और किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर का कुछ गुना लिखा जा सकता हो तो दोनों कोलिनियर हैं। बोलो ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे लाइन लिखता हूं हेयर, वेक्टर बी सी कैन बी रिटन एज 3/2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। ठीक है, वो स्केलर कुछ स्केलर गुना होना चाहिए और वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेयर 3/2 इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0। सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आर कोलिनियर, आर आर व्हाट? कोलिनियर। और एक बार फैक्टर्स कोलिनियर हो गए तो एक लाइन लिख देंगे, ऑल्सो पॉइंट बी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दैम। पॉइंट बी इज द, ये लाइन भी लिखनी जरूरी है क्योंकि दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो वो पॉइंट्स कोलिनियर क्यों हुए? इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, बिटवीन दैम। सो फाइनली पॉइंट्स ए बी एंड सी हो जाएंगे हमारे कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर व्हाट? कोलिनियर। याद रहे बेटा, सब्जेक्टिव पेपर फाइट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव पेपर फाइट नहीं कर रहे हैं। आंसर राइटिंग आनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ पता है लेकिन लिखना ही नहीं जानते, उसको बताना नहीं जानते कि हम क्या जानते हैं, तो मार्क्स नहीं आएंगे।
ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है कोलिनियरिटी स्टैब्लिश करने का। अब सेकंड क्वेश्चन, हमको क्या करना है, पॉइंट बी जो है ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हमको पता करना है, राइट। वो कैसे करते हैं, अब अपन क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स है तीनों के वेक्टर्स बना देंगे, यानी वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। क्या बोलते हैं वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी को, पोजीशन वेक्टर्स, वेरी गुड। सो नाउ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, position vectors of 3 points A, B and C are A, B and C are, so तीनों को हम मार्क कर देते हैं। ए के पोजीशन वेक्टर को मैं मार्क कर देता हूं वेक्टर ए, ओके। तो क्या बनेगा, जो कोऑर्डिनेट्स है उसी को कैप कैप में फिट कर दो, तो 1 है तो क्या बनेगा आई कैप, माइनस क्या बनेगा 2j कैप, और फिर माइनस क्या बनेगा 8k कैप फाइनली। और उसके बाद आ जाओ वेक्टर बी, तो डिवाइड कर रहा है ना इन दोनों को, तो सी को मानो फिर वेक्टर बी, क्योंकि एंड पॉइंट्स को वेक्टर ए और बी मानते थे, फॉर्मूला याद करो, एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यही था सेक्शन फॉर्मूला। तो उसमें ए और बी क्या होते थे, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे, एंड पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर्स होते थे। तो यहाँ पे अगर बी ए सी को डिवाइड करना चाह रहा है तो ए और सी मेरे एंड पॉइंट्स हैं, तो ए और सी एंड पॉइंट्स है, तो ए और सी को आपको मानना पड़ेगा स्मॉल वेक्टर ए स्मॉल वेक्टर बी, ताकि वो फॉर्मूला में फिट हो जाए। किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है ना कि सर ए को तो ए मान लिया, बी को सी क्यों माना, सी को सी मानो, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को, बोलो बोलो। चलो, तो ओ सी वैक्टर बताओ, 11 i कैप, देन व्हाट, प्लस 3j कैप, प्लस 7। अच्छा कोई बताएगा फिर वेक्टर बी को क्या माने, इसको भी तो कुछ मानेंगे, ओबी को, उसको कौन सा लेटर से मार्क करेंगे, बी से तो ओसी हो गया ना, सी। अच्छा बी से ओ सी हो गया तो सी से ओ बी कर दो, हाँ। फॉर्मूला भूल गए फिर आप, सेक्शन फॉर्मूला में जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता था उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर से डिनोट कराते थे, याद करिए। और फॉर्मूला यही था, वेक्टर आर इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो फॉर्मूला में फिट करने के लिए वही लेटर हमको उसको फिट करना पड़ेगा, ये बनेगा मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। ओके, सो क्या है ये 5 i कैप, आगे 0j कैप, एंड देन व्हाट, माइनस का 2k। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब रेशियो ऑफ डिवीजन जब पूछे तो हमको बाय डिफॉल्ट वो रेशियो ऑफ डिवीजन k:1 मान लेना है, क्या मान लेना है, केस में, लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी k:1, डिवीजन बी व्हाट, k:1, ये मान लिया हमने। चलो यूज करो सेक्शन फॉर्मूला, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, बोलो क्या है सेक्शन फॉर्मूला, अभी अभी रिपीट कर दिया 2-3 बार, बोलो क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू एम बी, एम टाइम्स वेक्टर बी, प्लस, माइनस क्यों लगा रहे हो, प्लस एन टाइम्स वेक्टर ए डिवाइडेड बाय, अच्छा और ये रेशियो k:1 जो है m:n है ना, तो इसको ये भी मेंशन करो, बी एम रेशियो एन इक्वल टू k:1, मतलब m और n की वैल्यू k और 1 डालेंगे हम। ऐसा तो हम 10th में भी करते थे, जब रेशियो मिसिंग होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में, तो हम रेशियो k:1 मान लेते थे, याद होगा थोड़ा बहुत। ओके, अब एक कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, हमारे सेक्शन फॉर्मूले 2 तरीके के थे, कौन कौन से तरीके के थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, तो हमको क्या सपने आ रहे हैं कि ये इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ये भी तो हो सकता है कि इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो फिर मैं क्या 2 केस बना के करूं, क्या करूं, ये कंफ्यूजन है या नहीं है, क्योंकि इसने कहीं पर भी नहीं, देखो सवाल पढ़ो एक बार फिर से, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, तो बी कैन डिवाइड ए सी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, दोनों तरीके से डिवाइड कर सकता है ना। अब अभी हमको कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, तो अब सुनना क्या करना है ऐसे सवालों में, जब हमको नहीं पता हो इंटरनली एक्सटर्नली का, वो बता दे तो बस वही फॉर्मूला, अगर वो बता दे इंटरनली तो इंटरनली लगा दो, वो बता दे एक्सटर्नली तो एक्सटर्नल, अगर नहीं पता है तो आप एक बार के लिए तो इंटरनली लगाओ, अगर इंटरनली लगा के रेशियो पॉजिटिव आ जाता है, दैट मीन्स हमारा शक सही था, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और अगर रेशियो नेगेटिव आ जाता है तो रेशियो तो करेक्ट है, बस इंटरनली की जगह एक्सटर्नली वर्ड यूज कर लेना। जैसे सपोज को रेशियो आया 2:3, तो 100% 2:3 इंटरनल ही रेशियो है और लेकिन रेशियो आया -2:3, -2/3,
ऐसा रेशियो आ गया। दैट मीन्स रेशियो तो करेक्ट है 2:3, लेकिन वो इंटरनली नहीं था, वो क्या था, एक्सटर्नली था। ठीक है, क्लियर। ऐसा का ऐसा काम उल्टे में भी है। मान लो मैंने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया और रेशियो पॉजिटिव आ गया, मैंने एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया और रेशियो पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल ही था। लेकिन वहां से अगर नेगेटिव रेशियो आ गया, दैट मीन्स मैंने फॉर्मूला तो एक्सटर्नल का लगाया था लेकिन रेशियो नेगेटिव आ गया, दैट मीन्स वो इंटरनल था। मतलब रेशियो उल्टा आ जाए तो फिर उल्टा काम हो रहा है वहां पे। ठीक है, चलो तो अभी तो एक बार के लिए हम पॉजिटिव मतलब सॉरी इंटरनल डिवीजन का रेशियो लगा देते हैं, देखते हैं रेशियो क्या निकलता है यहां से। तो हमारे पास सारे वेक्टर्स गिवन है, बोलो वेक्टर आर क्या है, 5 i कैप +0 j कैप -2 k कैप। एम को लेना है के टाइम्स वेक्टर बी करो, यानी दूसरा वाला 11 j कैप, सॉरी सॉरी, आई कैप आएगा ना, i कैप +3 j कैप +7 k कैप प्लस एन की वैल्यू क्या लेनी है 1, तो 1 टाइम्स वेक्टर ए करो, i कैप -2 j कैप -8 k कैप। ठीक है, डिवाइडेड बाय m प्लस एन बोले तो k+1। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्पेस, ऊपर थोड़ी स्पेस बनाता हूं मैं। हाँ, तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो इसको k+1 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, k को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, करें। चलो k+1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5k+5 टाइम्स i कैप। क्लियर। जीरो को करेंगे तो जीरो ही बनेगा, 0 j कैप। और k+1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस लगा के अंदर माइनस ले जाओ, तो -2k -2 टाइम्स k कैप। ये तो एलएचएस पार्ट हो गया। आरएचएस पार्ट पे आइए, तो k × 11 11 k, और वहां से 1 × i कैप, तो यानी कि i कैप, तो क्या बना 11k+1 टाइम्स i कैप हो गया। बोलो, इतने i कैप हो गया। j कैप काउंट करो, तो 3 × के 3k, और यहाँ पे -2, तो 3k -2 टाइम्स j कैप हो गया, और k कैप काउंट करो जरा, सो 7k -8, 7k -8 टाइम्स k कैप हो गया, डन। अब एलएचएस आरएचएस में i कैप से i कैप, जे कैप से जे कैप, और के कैप से के कैप के कंपोनेंट्स को कंपेयर करो। तो 5k+5 की वैल्यू क्या आ गई, 11k+1, 0 की वैल्यू क्या आ गई, 3k-2, और -2k-2 की वैल्यू क्या आ गई, 7k-8। तीनों से k की वैल्यू निकालो, और तीनों से k की वैल्यू इक्वल निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकली तो दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, या फिर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे ही नहीं, वो उसको किसी रेशियो में डिवाइड कर ही नहीं रहा था। अभी हमने स्टार्ट किया तो हमने क्या डिस्कस किया कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तभी रेशियो में डिवाइड करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में तो हम साबित करके आएंगे कोलिनियर है, बट अगर ऐसा आ जाता है तो वो फिर वही केस होता है कि वो कोलिनियर नहीं है, वो ट्राइंगल बना रहे हैं। ओके, चलो, सो 1 to 1 कंपेयर करो। 5k+5 को किससे कंपेयर करेंगे, उधर i कैप का कंपोनेंट बोलो 11k+1। देन व्हाट, 0 को किससे कंपेयर करेंगे, उधर बोलो 3k-2, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट -2k-2 को कंपेयर करेंगे किससे, 7k-8। तीनों से k की वैल्यू निकालो क्विकली। तो 5k इधर आया, 6k वो उधर गया 4, 6k की वैल्यू 4, तो k की वैल्यू 4/6, 4/6 बोले तो वही 2/3। इधर से k की वैल्यू -2 उधर गया तो 2/3 इजीली आ गई। और लास्ट से भी अब 2/3 आ रही है कि नहीं आ रही है, तो -2 के इधर आया 9k, और 8 - 2 6, तो 9k की वैल्यू 6, तो k की वैल्यू 6/9, 6/9 वही 2/3। सो वी कैन सी k की वैल्यू तीनों से इक्वल आ रही है, दैट मीन्स यही हमारा रेशियो ऑफ डिवीजन है। आंसर मैच करो। हेयर k = 2/3 in all the cases, in all the cases, so required ratio of division, बोलो रेशियो ऑफ डिवीजन क्या माना था मैंने, बोलो k/1। तो k की वैल्यू पुटअप करो, यानी कि 2/3/1, और 2/3/1 को सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3। अब मुझे एक और चीज बताओ, 2/3 पॉजिटिव आया ना, तो फिर पॉजिटिव आया तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा, इंटरनल। इंटरनल रेशियो ऑफ डिवीजन है 2/3 इंटरनली, इंटरनली। और अगर ये नेगेटिव आता तो मैं कुछ नहीं करता, इंटरनली की जगह एक्सटर्नली लिख देता।
ठीक है क्या? सारी बात क्लियर है? तो इस एक क्वेश्चन से सेक्शन फॉर्मूले के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन आया तो शायद ही आप अटकोगे। ओके, बोलो समझ आया? इसको डिलीट करूं? अब देखो एक और चीज नोटिस करो, देखो ये जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, ये सब हम क्लास 10th में करके आए हैं। बोलो करके आए क्या? अभी वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। क्लास 10th में हम बहुत सरल सी फॉर्म में करते थे। कैसे? एक लाइन की स्थिति, ये ए है, ये बी है, ये सी है, के रेशियो 1 मानते थे। के रेशियो 1 मान के ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे 1 - 2 - 8, ये इसके कोऑर्डिनेट्स होते थे 11 3 7। बस फर्क ये था, वहां पे 3D नहीं होती थी, 2D होती थी। दो ही कोऑर्डिनेट्स होते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, याद है? तो ये सब हम काम करके आए, अभी वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ वन इज ऑल्सो फ्रॉम योर सेक्शन फॉर्मूला ओनली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर। किसी पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालो, यानी वेक्टर ओ आर निकालो, जो कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू के को ज्वाइन करता है। और अच्छा, पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर्स कुछ इस फॉर्म में गिवन है। पी ऐसे गिवन है और क्यू ऐसे गिवन है, यानी कंपोनेंट फॉर्म गिवन नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप, बस इस फॉर्म में गिवन है। अच्छा, अब क्लियर कट गिवन है एक्सटर्नली। तो अब उसने क्लियर कट कर दिया, तो फिर अपने को एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना ही है। और रेशियो क्या गिवन है उसने? 1:2। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी साबित करो कि P जो है आर क्यू का मिड पॉइंट है। चलो इसको तो एक बार साइड में रखो, पहले एक काम खत्म करें, शुरू करें। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q गिवन है, पहले तो वो नोट डाउन करेंगे हम यार। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट P एंड Q आर गिवन एज, ऑफ पॉइंट्स P एंड Q आर गिवन एज। सो P का पोजीशन वेक्टर को हम क्या मार्क करें? एंड पॉइंट्स है ना P और Q। हम्म, तो वेक्टर ए मार्क कर दो, ओपी। और वो क्या गिवन है बताना? ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और फिर दूसरा एंड पॉइंट क्यू है, उसको स्मॉल लेटर बी और ओ क्यू। और वो क्या गिवन है? ये रहा, वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर बी। अच्छा, ए और बी नहीं लिख सकते क्योंकि ए और बी उसने यूज कर लिया। तो कोई बात नहीं, हम केवल सिंपली ओपी और ओक्यू रख देते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एक ही लेटर दो चीजों को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता ना। ए और बी अंदर गिवन है, इसलिए ए और बी नहीं रखते, नहीं तो हम जनरली एंड पॉइंट्स को ए और बी रखते हैं। चलिए ये खत्म हुआ। अब रेशियो ऑफ डिवीजन हमको गिवन है 1:2। ऑल्सो, ऑल्सो रेशियो, एक्सटर्नल रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर कट गिवन है, एक्सटर्नल रेशियो ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू, दैट इज, उसको हम एम एम रेशियो एन मानते हैं। और वो एम रेशियो एन कितना गिवन है? 1:1:2। 1:2। ठीक है, ये गिवन है हमको क्वेश्चन में, तो सामने मार्क कर दो, दिस इज ऑल्सो गिवन। बस और कुछ गिवन नहीं है। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है अपने को, पॉइंट आर। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट आर इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं सीधे। वेक्टर आर, जिसको हम ओ आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला बोलो? एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। चलो पुट द वैल्यूज। एम की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय बी वैक्टर। अब यहाँ पे देखो बी और ए की जगह फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे ना, तो एम बी माइनस एन ए मत लिखो, एम इंटू जो दूसरा वाला वेक्टर है, वेक्टर ओ क्यू लिखो। ठीक है, समझ आया? और एन इंटू ए यानी पहला वाला वेक्टर लिखो। बोलो समझ आया ना? क्योंकि फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसमें कभी कभी हमको चेंजेस करना पड़ता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो 1 इंटू ओ क्यू वैक्टर यानी सेकेंड वाला, A - 3B, माइनस आएगा सॉरी, माइनस ट्वाइस ऑफ पहला वाला वेक्टर 2A + B, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? M - N, बोले तो 1 - 2। करें सॉल्व? सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, A - 3B। फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4A एंड
2b डिवाइडेड बाय 1 - 2 गिव्स मी -1। चलो a -4a कितना बनेगा? -3a, और -3b -2b कितना बनेगा? -5b, और डिवाइडेड बाय क्या है? -1। तीनों माइनस को प्लस कर दें। सो थ्राइस वेक्टर a प्लस फिर 5 टाइम्स वेक्टर b। मैच करो आंसर पहले क्वेश्चन का तो। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट है, कुछ और भी साबित करना है इसमें। इसका दूसरा पार्ट ये है कि आप साबित करिए कि पॉइंट आर, नहीं पॉइंट पी आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो पहले अब अपन इन तीनों को पिक्चोरियल रिप्रेजेंट करते हैं एक ही लाइन पे। अच्छा मुझे एक और चीज बताइए, एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन में तो कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन कब होता है? जब या तो इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन हो या टर्मिनल पॉइंट से एक्सटेंशन हो। तो कैसे पता चलता है कि इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन हो रहा है या टर्मिनल से हो रहा है? कि पी से हो रहा है, पी की तरफ से एक्सटेंशन हो रहा है या क्यू की तरफ से एक्सटेंशन हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? रेशियो से। तो रेशियो आपको दे दिया, बता लगाओ कैसे। अगर एम रेशियो एन एक प्रॉपर रेशियो है, मतलब एम इज लेस देन एन है, तब तो इनिशियल पॉइंट से एक्सटेंशन होगा। और अगर एम जो है छोटा है, बड़ा है एन से, यानी इम्प्रॉपर रेशियो है, जैसे 1/2 तो एक प्रॉपर रेशियो है, मान लो ये 2/1 होता तो एक प्रॉपर इम्प्रॉपर समझते हो ना? बोलो। प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यानी एम बड़ा एन छोटा। तो फिर क्यू की तरफ से एक्सटेंशन होगा। तो इसमें 1/2 गिवन है, तो किसकी तरफ से एक्सटेंशन होगा बोलो? पी की तरफ से एक्सटेंशन होगा। तो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, देखो कैसे होगा ये कुछ ऐसे होगा, इधर कर देता हूं या इधर कर देता हूं। लेट्स से कि ये है पी क्यू, पी क्यू, ओके। ये तो है पी और ये है क्यू, और एक्सटेंशन किस तरफ से हो रहा है? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट बोले तो पी की तरफ से, लाइक दिस। और ये एक्सटेंशन होके बन रहा है आर। क्या बन रहा है? आर। अब देखते हैं रेशियो क्या गिवन था मुझे। क्या रेशियो गिवन था? 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या है? अगर आर जो है पी क्यू को 1/2 में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पी आर डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2 है, 1/2 है। बोलो। पॉइंट आर है मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन, और पी और क्यू है मेरे एंड पॉइंट्स। तो रेशियो में सेट करो उसको, क्या बनेगा? पी आर बाई क्यू आर इक्वल टू 1/2। यानी पी आर की लेंथ अगर 1 है तो क्यू आर की लेंथ 2 है। चेक करो है क्या। देखो साहब, पी आर की लेंथ अगर मैं 1 सेट करूं यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक ये 1 सेट करूं पी आर की लेंथ, तो क्यू आर की लेंथ 2 सेट हो रही है क्या? बोलो, हो रही है? समझ आया? हो गया पी आर बाई क्यू आर 1/2। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये 1 है और ये टोटल 2 है, तो उधर वाला भी 1 है, तो पी इसका मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ बोलो। भाई टोटल ये 1/2 था। कईयों को ऐसे डाउट होता है कि सर 1/2 में मिड पॉइंट कैसे होगा? 1/1 में होता है मिड पॉइंट तो, लेकिन वो इंटरनल डिवीजन में होता है। एक्सटर्नल डिवीजन में 1/2 में मिड पॉइंट साबित होता है, क्योंकि 1 इधर है और टोटल 2 है, तो टोटल 2 में से 1 इधर गया तो बचा हुआ ये भी तो 1 हुआ। तो ये हो गया ना 1/1। तो पी आर क्यू का मिड पॉइंट बना। समझ गए क्या? यही साबित करना है, पढ़ो एक बार। प्रूव दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। अब जब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, तो उसमें अपने को एंड पॉइंट्स अब आर और क्यू लेने हैं। जैसे पहले एंड पॉइंट्स क्या लिए थे? पी और क्यू। अभी एंड पॉइंट्स क्या लेने हैं? आर और क्यू। और पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या लेना है? पी। ठीक है, समझ आया? ओके। चलिए, तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हम, और उसके बाद आ जाओ। हम्म। नाउ, अब आपको चाहिए साहब प्रूव करना है कि इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट कैसे प्रूव करेंगे बोलो? मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से हम आर क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे, और जो आर क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे वो एग्जैक्टली पी की तरह मैच होना चाहिए। तो साबित हो जाएगा पी आर क्यू का मिड पॉइंट है। ठीक है, नाउ बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ
सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, इधर लिखना था यूजिंग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ऊपर भी लिखना था आपको यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ पे मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सो मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से हम मिड पॉइंट निकालने वाले हैं। वी हैव द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज गिवन बाय, ठीक है। तो कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं बोलो? आर क्यू का मिड पॉइंट चाहिए ना, तो वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ क्यू डिवाइडेड बाय टू, एवरेज ले लो आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स का, ऐसे ही तो निकलेगा मिड पॉइंट। अब ये मिड पॉइंट जो है एग्जैक्टली पी से मैच होना चाहिए, तो फिर हो जाएगा साबित कि पी ही इसका मिड पॉइंट है। ओके, ठीक है। वेक्टर ओ आर कल तक नहीं था पर आज तो है, और वेक्टर ओ क्यू तो कल भी था और आज भी है। ये रहा, गिवन था क्वेश्चन में, समझ गए क्या? चलो, वेक्टर ओ आर क्या निकाला हमने, लिख लो, थ्राइस ऑफ वेक्टर ए प्लस 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, प्लस ओ क्यू क्या था, वेक्टर ए माइनस थ्राइस ऑफ वेक्टर बी, होल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, 2। तो कर दो एक ही स्टेप में सॉल्व, 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे तो वेक्टर ट्वाइस ऑफ वेक्टर है, 5 में से 3 गया 2, 2 का 2, 2 से आधा किया तो सिंगल वेक्टर बी। चेक करो, ये एग्जैक्टली वेक्टर ओपी निकल के आया क्या? हम्म, यानी पी ही इसका मिड पॉइंट है, प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो इसके आगे मैं लिख दूंगा, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर ओपी, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेक्टर ओपी। ठीक है, तो मैं क्या फिर कंक्लूजन दूंगा, हेंस पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, प्रूव्ड। बोलो क्लियर है कि दोनों सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चंस, दो ही क्वेश्चन है पूरी एक्स मिसलेनियस में, लेकिन करीब करीब शायद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया इन दो क्वेश्चंस ने। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड शायद ही अब कुछ बचता है जो आप एग्जाम में आए और आप नहीं कर पाओ, कर लोगे ना? ठीक है। अच्छा, ये देखो ओ पी क्यू अगर आप पिक्चोरियली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर इनको पोजीशन वेक्टर्स भी करना, अगर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बात अलग है। पोजीशन वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से ओ क्यू को जोड़ो, पी को जोड़ो और आर को जोड़ो। तो ओ पी जो भी गिवन था जो यहाँ लिख देना, ओ क्यू जो भी गिवन था वो यहाँ लिख देना, और ओ आर अब आपने निकाल लिया है तो वो यहाँ लिख देना। ठीक है, चलो कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। रेडी? ओके, क्वेश्चन नंबर 10th देखो जरा। The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. Find the unit vector parallel to its diagonal. Also find its area. ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स, तो कोई सी भी एक साइड तो ये मान लो, नीचे वाली ये मान लेता हूं मैं, इसको वेक्टर ए का नाम दे देते हैं, ट्वाइस आई कैप, देन व्हाट, -4 जे कैप, एंड देन व्हाट, 5 के कैप, और दूसरी एडजेसेंट साइड ये वाली मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी का नाम दे देते हैं, एंड दिस इज गिवन एज आई कैप -2 जे कैप -3 के कैप। ओके, लेट द पैरेललोग्राम बी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर होती हैं, तो ये वेक्टर ए है तो बाय डिफॉल्ट वो भी वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है तो बाय डिफॉल्ट ये भी वेक्टर बी। अब आपको क्या चाहिए साहब, इसकी डायगोनल से पैरेलल यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसकी डायगोनल बनानी पड़ेगी। इसकी डायगोनल ऐसे बनेगी क्या, पी आर बोलो, इसको वेक्टर पी क्यू, उसको वेक्टर पी एस, तो इसकी डायगोनल पी आर बनेगी। अब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन हो तो उसकी डायगोनल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे? रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट बोले तो दोनों का एडिशन, यस। ट्राइंगल लो क्या कहता है, अगर ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है तो तीसरी साइड उसकी सम से निकलती है। पैरेललोग्राम लो क्या कहता है कि अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है तो उसके सम से उसकी डायगोनल निकलती है, तो डायगोनल ही तो निकालनी है। ये एक्चुअली डायगोनल कैसे निकलेगी, ए प्लस बी करके निकलेगी। ओके, और वो जो आंसर आएगा फिर वो फाइनल आंसर नहीं है, उसका भी फिर आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी उसका कैप चाहिए, उसका क्या चाहिए, कैप। ओके, उसके बाद फिर फाइनली एरिया भी चाहिए, सब निकलवा लिया इसने। चलो ठीक है, here the vectors representing two adjacent sides, representing two adjacent sides
एडजेसेंट साइड्स ले लेते हैं हम, पी क्यू एंड पी एस ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर गिवन एस आर गिवन एस वेक्टर ए 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप एंड वेक्टर बी i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। अब इनका रिजल्टेंट यानी कि डायगोनल वेक्टर निकालें। नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, वो कौन सी लॉ से हम निकालेंगे? पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे। मेंशन करना है आपको, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ द diagonal, the vector representing the diagonal, the vector representing the diagonal, and which diagonal we are talking about? PR, the diagonal PR of parallelogram PQRS is given by उसको वेक्टर C कहते हैं क्या? डायगोनल को वेक्टर C इक्वल टू क्या करेंगे? A प्लस बी, जोड़ दो ऐसे, 2 + 1 कितना हो गया? 3i कैप। आगे बोलो, 4 - 4 - 2 कितना हो गया? -6 j कैप एंड 5 - 3 कितना हो गया? 2 k कैप। अब इस डायगोनल की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए ना आपको, बस निकाल लो उसका कैप। नाउ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल वेक्टर, पैरेलल टू डायगोनल वेक्टर is given by what? C cap, and C cap is equal to what? Vector C multiply divided by its magnitude. So ये हो जाता है 3i कैप माइनस 6 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय, करना मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर -6 का और 2 का सम का रूट 49 आया, यानी 7, तो लिख दूं 7। ठीक है, सो कर दो अलग अलग, 3/7 i कैप, मैच करो आंसर पहले क्वेश्चन का, मतलब इसमें भी 2 क्वेश्चन है ना, 6/7 j कैप एंड वॉट 2/7 k कैप। तो ये तो आ गया पहला क्वेश्चन, डायगोनल वेक्टर से पैरेलल यूनिट वेक्टर निकाल लिया हमने। अगला क्वेश्चन ये कि इस पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालो। वो कैसे निकालें? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ही एरिया होता है, सीखा है ना हमने, निकाल लें। ठीक है, तो उसने ये सोचा होगा कि चलो पैरेललोग्राम तो दे ही रहे हैं, चलो क्रॉस भी करवा देते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ, जैसे कई बार नहीं है, बाजार तो जा रहा है बेटा, चीनी भी ले आना, तो जा तो रहे हो उस दिशा में, चलो क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल ही लो। चलिए तो हम निकाल लेते हैं नाउ। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? 3/3 का डिटर्मिनेंट आई जे के। बोलो स्केलर कंपोनेंट्स क्या थे? ए के क्या थे? 2 -4 एंड 5, एंड देन व्हाट 1 -2 एंड -3। करो जरा क्रॉस करो उसको, -4 इंटू -3 +12 माइनस -10, तो +10 हो गया ये तो है ना, 12 + 10 यानी 22 टाइम्स क्या हो गया? आई कैप हो गया। प्लस आगे बढ़ो, प्लस नहीं माइनस लगता है इसमें, फिर प्लस हो जाता है तो देखेंगे। ये गया ये गया, 2 इंटू -3 -6, और -6 -5 -11, और एक माइनस ऑलरेडी है तो +11 j कैप। फिर आ जाओ के कैप में क्या होगा? ये गया 2 इंटू -2 -4 -4 तो +4 हो गया, 0 हो गया क्या? 0 टाइम्स के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। चलो एरिया निकाल लेते हैं हम। नाउ एरिया पैरेललोग्राम एबीसीडी नहीं, पी क्यू आर एस इज गिवन बाय व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। निकालो मैग्नीट्यूड, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, तो 484 प्लस 121 जोड़ना 605, 605 हुए शायद, √605, और √605 को डिवाइड करो 5 से, तो 121,
तो 11√5, चेक करो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ना, बोलो समझ आया? तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक तो, थोड़ा लेंदी इसलिए कि सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा है वो, कहीं ना कहीं ठीक है। चलें, एक क्वेश्चन जो आज पहला क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा अलग दिख रहा था, थोड़ा सा ट्रिकी दिख रहा था, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये ले लो, ये कर दो, फॉर्मूला लगा दो, ये कर दो। चलें नेक्स्ट पे कर दूं डिलीट। 10th हुआ अभी हमारा, 11th देखो, टाइम तो अच्छा ही चल रहा है। 7:02 हो चुकी है आज के। ठीक है चलें, अभी दो क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, इस वाले टॉपिक से। 11th बहुत सरल है। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई ओ जेड, ये इसको तो एज ए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो कि कोई ऐसा वेक्टर जो तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वही एंगल वाई एक्सिस के साथ बनाता है और वही एंगल जेड एक्सिस के साथ बनाता है, उसके डी आर फिक्स है, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, ये तो फिक्स है। ठीक है, और इसको साबित कर देते हैं इस क्वेश्चन में, आगे के लिए एज ए रिजल्ट उसको याद रखना आप। ओके, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाना, और वो एंगल क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। क्या बन रहा है, इक्वल। तो अभी के लिए हम वो एंगल क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। लेट द एंगल मेड बाय, और जो वेक्टर हमको गिवन ही नहीं है उसको हम क्या लें, वेक्टर आर ले लें, मेड बाय एंगल वेक्टर आर विद द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस की प्लूरल फॉर्म होती है एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, बी अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ओ एक्स के साथ अल्फा है, ओ वाई के साथ बीटा एंड ओ जेड के साथ क्या है, गामा, ये हमने मान लिया। अब अपन निकालते हैं इसके डीसीस, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, नाउ डीसीस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर, आर गिवन बाय सो हमको एंगल तो पता है नहीं, तो राइट नाउ हम यही लिख सकते हैं कि एल इक्वल टू कॉस अल्फा कॉमा एम इक्वल टू कॉस बीटा, और तीसरा डीसी हो जाएगा एन इक्वल टू कॉस गामा। ये जब तक एंगल गिवन नहीं है तो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या। अब एक रिलेशन यूज करेंगे, एक रिलेशन है हमारे पास कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1, और ये रिलेशन हम सब जानते हैं, तो क्या लिखेंगे, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं। जिस चीज को हमको डायरेक्ट लिखना होता है ना कि हम जानते हैं, तो एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखो, नाउ वी नो दैट, और लिख दो। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें पुटअप करो तो एल स्क्वायर क्या था बोलो, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर क्या हो जाता है फिर, कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अच्छा, वो लाइन तो मेन लाइन तो पंच लाइन तो लिखना भूल ही गए कि तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल है, बोलो। तो अब चलो, ऊपर भूल गए तो नीचे मेंशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तीनों ही क्योंकि इक्वल हैं, अगर तीनों ही इक्वल हैं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तीनों को कोई एक चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो तीनों को कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दो, या तीनों को कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो, या तीनों को ही कॉस स्क्वायर गामा लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को ही कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि तीनों का एंगल सेम है, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इधर रीजन हम डाल देंगे बिकॉज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये बात गिवन है, इक्वली इंक्लाइंड होने वाली, राइट। अभी भूल गए हम वो बात लिखना, नहीं तो अच्छे से ऊपर मेंशन करते कि इट इज गिवन दैट द वेक्टर आर इज इक्वली इंक्लाइंड विद दिस 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 एंड दिस, सो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। चलो, कॉस स्क्वायर अल्फा का तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, ये इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1/3, तो कॉस अल्फा क्या हो गया, क्या बन गया, 1/√1/3 का रूट, दैट मीन्स व्हाट, 1/√3। यहां तक क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब कॉस अल्फा अगर 1/√3 है तो कॉस अल्फा ही तो डीसीस होता है, बोलो। तो उसने भी तो डीसीसी कहा था, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस दिस दिस। तो कॉस अल्फा की वैल्यू अगर ये है और तीनों इक्वल हैं तो तीनों ही 1/√3 होंगे। सो
कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा इक्वल टू 1/√3। हेंस प्रूव्ड। भाई तीन डीसीज हमारी यही आएंगे, ऐसा साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन देखो, अगर हमको सॉल्व करना होता पता लगाओ तो हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखते, लेकिन उसने कहा ऐसा साबित करो, तो फिर जो चीज उसने साबित करनी है हमको उसी डायरेक्शन में लेके जाना है कि देखो साबित हो गई। नेगेटिव प्रूव नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसने पॉजिटिव ही प्रूव करवाना चाहा है, चेक करो। अगर होंगे तो तीनों पॉजिटिव होंगे और होंगे तो तीनों नेगेटिव होंगे। तो उसने पॉजिटिव वाली साइड प्रूव करवाई है ना, तो हमने पॉजिटिव साइड प्रूव कर ली कि ये तो होंगे ही ना, वो भी होंगे लेकिन ये तो होंगे ही ना। हमको फाइंड आउट करना होता कि उसके डिसीज क्या होंगे, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दो सेट बना के आते कि एक सेट ये भी बन सकता है और एक सेट ये भी बन सकता है, बट उसने साबित करवाया कोई पर्टिकुलर सेट, तो वो तो होगा ना, दोनों होंगे लेकिन वो भी होगा ना, तो वो साबित करके हमने हेंस प्रूव्ड लिख दिया। समझ गए क्या? क्लियर है? चलें आगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर चलते हैं डिफरेंशिएशन पे। क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th, दीज टू आर इंपॉर्टेंट वंस, जिसमें से 12th अभी कर देते हैं, फिर 13th कल देखेंगे। ठीक है, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। वेक्टर ए बी सी, तीन वेक्टर्स गिवन है बेटा हमको, समझना ध्यान से। ए बी सी तीन वेक्टर्स गिवन है। एक चौथा वेक्टर निकालना है डी, जो कि ए और बी से परपेंडिकुलर हो। समझ आया? वो कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी करके। अब सुनो ध्यान से, ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर देता है, वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर तो देता है, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर तो देता है, पर इसका पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड भी बनता है। लेकिन उसने जो वेक्टर डी पूछा है आपसे, वो वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड इससे मैच करेगा, इसकी गारंटी थोड़ी ना है। नहीं समझ आया क्या कहा मैंने? देखो इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सपोज करो कि दिस इज ए प्लेन, इस प्लेन पे दो वेक्टर्स हैं ऐसे ऐसे। अब इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। अब मैं एग्जैक्टली कह दूं कि इन दोनों का क्रॉस करो, तब तो आप एग्जैक्टली क्रॉस कर दोगे, उसका कुछ भी मैग्नीट्यूड बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा भगवान जाने जो भी बनेगा। लेकिन मैंने थोड़ा कहा इनका क्रॉस करो, मैंने तो कहा इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। अब जब मैंने क्रॉस किया, लेट से क्रॉस वाला वेक्टर ये है, लेट से क्रॉस वाला वेक्टर ये है, लेकिन इस प्लेन से परपेंडिकुलर तो बहुत सारे वेक्टर्स है ना, इधर भी है इधर भी है इधर भी है। हो सकता है कि वेक्टर डी ये वाला ना हो ये हो सकता है ये वाला ना हो ये हो, कोई सा भी हो सकता है। तो हम क्रॉस तो करेंगे, लेकिन वो वेक्टर एग्जैक्टली डी नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो वेक्टर डी के पैरेलल जरूर होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी से भी इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर निकल रहा है, और जो मुझे वेक्टर डी बनाना है वो भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो मेरा वेक्टर वो नहीं है, लेकिन उससे पैरेलल तो जरूर है। अब वो दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो उसका लैम्डा टाइम्स तो बनेगा ना, यानी मेरा वेक्टर डी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का लैम्डा टाइम्स बनेगा, और वो लैम्डा ही मुझे पता करना है भी कितना टाइम्स बनेगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ अच्छे से? अब वो लैम्डा कैसे पता करें सर? तो एक चौथी इंफॉर्मेशन और है, सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो एक ही क्वेश्चन में क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट लैम्डा सारा सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया, ये बात इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा खास बनाती है। ठीक है ना, सारे मसाले डाल दिए पूरे वेक्टर अलजेब्रा के। तो आई विल कॉल दिस द क्वेश्चन ऑफ द डे, अभी तक की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो पहले हम तीन वेक्टर्स लिख देते हैं। द थ्री गिवन वेक्टर्स आर वेक्टर ए बी सी। अब डी जो है ए और सी, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी का क्रॉस निकालते हैं एक बार। निकालें। नाउ ए क्रॉस बी, लेट्स फाइंड इट आउट। वही 3/3 का डिटर्मिनेंट, आई जे के। हाँ, ये अगर ऐसे कह देता कि फाइंड ए वेक्टर डी विच इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो फिर तो एग्जैक्टली क्रॉस लेना पड़ता। लेकिन एग्जैक्टली क्रॉस नहीं कहा उसने, उसने क्या कहा? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी।
तो परपेंडिकुलर टू ए एंड बी उसका क्रॉस होता है, लेकिन वो वेक्टर और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, उसकी गारंटी नहीं है, डायरेक्शन सेम होगी बस, तो लैम्डा टाइम्स तो करना ही पड़ेगा। ओके, चलो स्केलर कंपोनेंट्स नोट करो। तो 1, 4 एंड 2, 3, -2 एंड 7, इसको सॉल्व करो क्विकली। 4 7 या 28, माइनस माइनस 4 यानी कि 32, 32 टाइम्स आई कैप, चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना। माइनस ये गया 7 - 6, 7 - 6 गिव्स मी 1, यानी कि माइनस जे कैप, और लास्ट एलिमेंट आ जाओ, ये गया -2 -12 -14 टाइम्स व्हाट, के कैप। यहां तक क्लियर है? अब ये तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकला है, इसकी पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड होगी। अब मेरे को जो वेक्टर डी है वो इससे पैरेलल है, मेरा वेक्टर डी क्या है, इससे पैरेलल है। ठीक है, तो अब एक लाइन लिखता हूं मैं नाउ, ए वेक्टर डी, ए वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ। एक काम करो, ए क्रॉस बी सी और डी, चार वेक्टर्स तो उसने इस्तेमाल कर दिए, राइट? तो मैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ई से डिनोट करा देता हूं, ठीक है? नहीं तो बार बार ए क्रॉस बी लिखना पड़ेगा, अब सिंपली ई लिख देंगे, ठीक है? नाउ वेक्टर डी परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी पैरेलल टू वेक्टर ई, विल बी पैरेलल टू वेक्टर ई, जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला हमने, पैरेलल टू वेक्टर ई, यानी डी ई से पैरेलल है, तो डीई से पैरेलल है, तो डीई का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है मैथमेटिकली। सो वेक्टर डी कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ई। लेट्स फाइंड इट आउट, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ई यानी 32 आई कैप माइनस जे कैप एंड देन -14 के, और लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर दो, लगे याद, ये लैम्डा आपको फाइंड आउट करना है। 32 लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस लैम्डा टाइम्स जे कैप -14 लैम्डा टाइम्स के कैप। क्लियर है क्या? ओके, ब्रैकेट लगा दो एक। चलिए जी, तो ये वेक्टर डी ई के लैम्डा टाइम्स बन गया। अब फाइनल इंफॉर्मेशन एक और है हमारे पास कि सी डॉट डी 15 बनाता है, और ये इंफॉर्मेशन ही लैम्डा सॉल्व करके देगा। ऑल्सो ऑल्सो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट व्हाट इज गिवन, सी डॉट डी इज इक्वल टू व्हाट, 15। तो वेक्टर सी कॉपी पेस्ट करो, वेक्टर सी का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है सवाल में। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, और वेक्टर डी अभी अभी मैंने सॉल्व किया है लेमडा की फॉर्म में, 32 लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस लेमडा टाइम्स जे कैप, आगे बोलो -14 लेमडा टाइम्स के कैप, एंड दैट इज इक्वल टू 15। ये मैंने खोल के रख दिया दोनों को, सी को और डी को। अब डॉट प्रोडक्ट करना सबको आता है, स्केलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम। तो 2 इंटू 32 लैम्डा, हाउ मेनी लैम्डा, 64 लैम्डा, -1 इंटू माइनस लैम्डा गिव्स मी प्लस लैम्डा, एंड 4 इंटू -14 लैम्डा गिव्स मी 14 4 जा 56 लैम्डा गिव्स मी 15। तो 64 और एक 65, 65 में से 56 जाएगा, तो कितने लैम्डा बचे बोलो, 9 लैम्डा, and that is equal to 15, gives me lambda equal to 15 on 9, that is 5/3। इस लैम्डा को अगेन पुट कर दो तीनों जगह, एंड दिस इज योर फाइनल, कि फाइनल आंसर तो मेरा वेक्टर डी था, और वो मैं पहले ही निकाल चुका था, पर वो पूरे तरीके से निकला नहीं था, लैम्डा फॉर्म में निकला था, तो अब कल तक लैम्डा नहीं पता था, आज पता चल गया। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर डी इज, रिक्वायर्ड वेक्टर डी इज, वेक्टर डी इक्वल टू 32 इंटू 5/3 करना जरा, 32 5 जा 160/3 आई कैप, ओके, माइनस फिर 5/3 टाइम्स जे कैप, और 14 5 जा 70, -70/3 टाइम्स के कैप। ये मेरा फाइनल आंसर। मैच हुआ, 1 to 1, प्लस माइनस साइन सब कुछ, एवरीथिंग, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, चलें फिर खत्म करें, काफी आज के लिए वेक्टर अलजेब्रा, कल खत्म करते हैं फिर चैप्टर को। कितने बचते हैं अब इसमें सवाल? आज हो गई 27 28 29, दिवाली तो 31 की है ना, तो हम 30 तक आएंगे, तो फिर 30 को इसका टेस्ट होगा।
क्या? देखो बेटा, दिवाली से पहले चैप्टर खत्म करो, और मतलब सब कुछ खत्म करो इंक्लूडिंग टेस्ट, नहीं तो फिर क्या है, दिवाली के बाद एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, न्यू बिगनिंग। तो आज कल खत्म हो जाएगा ये। कल क्या है, 29 है ना, तो 30 को टेस्ट हो जाएगा ना इजीली। व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्या करोगे दिवाली में? पढ़ाई करोगे? बेटा अभी जितने मार्क्स आएंगे ना, गारंटेड है दिवाली बाद उतने नहीं आएंगे। तो दोनों में से एक तो लूंगा, अब डिसाइड करो कौन सा लूंगा। दोनों चैप्टर आर अबाउट टू ओवर, या तो इसका दे लो या डिफरेंशिएशन का दे लो। चलो ठीक है, तो इसको तो ओवर करें, भी डिफरेंशिएशन पे आ जाए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।